बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर है 10 मूल निवासियों का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल्स। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको समझाऊंगा हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो दोनों ही मीडियम के छात्र वीडियो को पूरा देखें, आपको सभी क्वेश्चन आंसर इजीली तरीके से समझ में आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, आपके इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें बेसिकली दो प्रश्न है एक तरह से। एक में आपको उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति बतानी है और दूसरे जो पार्ट है उसमें आपको यूरोप और उत्तरी अमेरिका के व्यापार को समझाना है। ठीक है, तो अगर हम उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक स्थिति की बात करें, देखिए पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा फिर इंग्लिश में। तो हिंदी में देखिए पहले तो उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो आपको पता है ये जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, इसमें बीच में क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, हमारी भूमध्य रेखा है और ऊपर क्या है हमारी, ये यहाँ पे कर्क रेखा है और इधर क्या है उत्तरी ध्रुव है और नीचे है हमारी मकर रेखा और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये क्या है, इसका विस्तार जो है वो उत्तरी ध्रुव यानी सी यहाँ से लेकर किधर तक है, मकर रेखा तक है। ठीक है, तो ये चीज एक तो समझ में आ गई, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, उत्तरी ध्रुव से लेकर कर्क रेखा तक, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक। इसके पश्चिम क्षेत्र की बात कर लें तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा पथरीला है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों की श्रृंखला है, जैसे कि अरिजोना और नेवाडा में स्थित है सिएरा नेवाडा पर्वत। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र की बात कर लें तो यहाँ पे बहुत सारे मैदानी इलाके हैं, झीलें हैं, जैसे कि मिसिसिपी हो गया, ओहियो हो गया, ये सभी झीलें हैं। और दक्षिणी क्षेत्र की बात कर लें तो दक्षिणी क्षेत्र में मैक्सिको आता है, कनाडा, कनाडा का जो 40% एरिया जो कि जंगलों से ढका हुआ है वो इसके अंतर्गत आता है। खनिज संसाधन की बात कर लें तो वही आपको पता है कि जो अमेरिका है उसके पास बहुत सारे खनिज संसाधन, जैसे कि तेल हो जाएगा, गैस है और भी अन्य खनिज संसाधन है। साथ ही साथ अमेरिका के और कनाडा के जितने भी उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं उत्तरी अमेरिका में। कृषि की बात कर लें तो कनाडा में गेहूं, मकई, फल और मत्स्य उद्योग ये सभी महत्वपूर्ण उद्योग देखने को मिलते हैं, यानी कि खेती जो है वो किसकी होती है, गेहूं और मकई की, और उद्योग कई सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगी उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति। अब समझिए इसके व्यापार को, उत्तरी यूरोप और उत्तरी अमेरिका का व्यापार, ये तब की बात है जब शुरू शुरू में यूरोपीय उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे। तो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी जो थे वो कहाँ पहुंचे थे, अमेरिका में। खास करके क्या था कि ये जो लोग थे वो मतलब यूरोपीय व्यापारी जो थे, ठीक है, देखिए ऐसे समझ लीजिए इसको, ये है यूरोप, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे यूरोप और ये है अमेरिका। तो ये क्या था, 17वीं शताब्दी में कहाँ आए थे, अमेरिका आए थे 17वीं शताब्दी में। ठीक है, अब ये लोग आए किस लिए थे, मछली रोएदार खाल के व्यापार के लिए। ठीक है, अब ये व्यापार खुद तो कर नहीं सकते थे, तो शुरू शुरू में ये क्या करते थे, वहां से खरीदते थे पहले। तो ये हस्तशिल्प का आदान प्रदान जो किसी खास कबीले में होता था, यानी कि वहीं की वस्तु लेकर उसी आपस में क्या करते थे, वस्तु विनिमय कर लिया करते थे। और ये लोग जो यूरोपीय थे ये वहाँ के जो आम लोग थे, आम नागरिक जिनसे ये जो अपने मछली है रोजगार खा ले ये प्राप्त करते थे, उन्हें खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान क्या करते थे जो कि कुछ इलाकों में उपलब्ध नहीं होते थे, जैसे कि एक हो जाएगा शराब। ठीक है, यूरोपीय लोग जो थे वो स्थानीय लोगों को कंबल दे दिया करते थे, खाद्य पदार्थ का आदान प्रदान कर लिया करते थे, लोहे के बर्तन दे देते थे, शिकार के लिए बंदूकें दे देते थे और शराब दे दिया करते थे। और ये शराब की जो लत थी, इस लत ने यूरोपीय लोगों को अमेरिकी लोगों पर अपना व्यापार थोपने में काफी मदद की थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो एक ड्रिंक रही है, शराब रही है, ये वर्तमान समय में भी और उस समय भी काफी खतरनाक साबित हुई है, एक परिवार के लिए, एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप का जो व्यापार है वो इस तरह से आप समझा देंगे, क्या क्या लिख देंगे, 17वीं शताब्दी में पहुंचे थे, फिर मछली रोजगार खाल के लिए आए हुए थे, हस्तशिल्प का हस्तशिल्प और जो खाद्य पदार्थ थे इसका आदान प्रदान करते थे, यूरोपीय लोग स्थानीय लोगों को कंबल दे देते थे, लोहे के बर्तन देते थे, शिकार की बंदूकें और शराब दे देते थे। शराब की लत ने इनको व्यापार करने में आसानी कर दी, सिंपल सा है। तो ये इतना आप आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं, डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द ट्रेड ऑफ यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिका। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिकन जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो लिख देंगे। सबसे पहले एक्सटेंट, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, मिनरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। देन आगे लिखेंगे आप यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड। तो ट्रेड
किस किस तरह का होता था, ये सारी चीजें आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में। चलिए आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है, ठीक है, तथा गोल्ड रश के कारण अमेरिका में जो औद्योगिक वृद्धि हुई है या जो बदलाव हुए हैं उसे समझिए। तो देखिए गोल्ड रश क्या है, तो 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ सोने के सिक्के पाए गए थे। ठीक है, अमेरिका के जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहां पे कैलिफोर्निया जो है, एक टाइम पे ये उसकी राजधानी हुआ करती थी कैलिफोर्निया। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि कुछ सोने के चिन्ह पाए गए, इसी सोने के चिन्ह को कहते हैं गोल्ड रश। ठीक है, और ये गोल्ड रश जो था ये एक ऐसी आपाधापी आपाधापी यानी कि एक ऐसी स्थिति का नाम था जिसमें हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद से अमेरिका पहुंचे थे। यानी कि उन्हें लगा था, जो यूरोपीय लोग थे उन्हें ये लगा कि अब जो है हम अपनी जिंदगी चुटकियों में संवार सकते हैं। तो इसी आपाधापी को क्या कहा गया है, गोल्ड रश। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाए गए सोने के चिन्ह जिसे मानकर बहुत सारे यूरोपीय लोग अपनी जिंदगी को बहुत ही आसानी तरीके से और जल्दी संभाल लेने का वादा करते थे, तो इसी को कहा गया है गोल्ड रश। अब समझिए गोल्ड रश से होने वाले बदलाव, कौन कौन से बदलाव हुए। देखिए अब इसके बदलाव को आप इस तरह से समझ लीजिएगा, एक एक जो बदलाव है वो हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने ये त्रिभुज बना दिया। तो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में क्या हुआ, रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब हमने पहले पायदान पे क्या रख दिया, रेलवे लाइन। ये हो गया रेलवे लाइन, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1870 और कनाडा में 1885। अब देखिए जब रेलवे का निर्माण होगा, सिंपल सी बात है, तो किसका होगा, साज सामान का। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, साज सामान आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। अब देखिए जब सामान चाहिए होगा रेलवे के विकास के लिए, पटरी के लिए, डिब्बे बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात है सामान चाहिए, सामान के लिए हमें उद्योग चाहिए, तो बहुत सारे उद्योगों का विकास होने लगा। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर देखिए कृषि वाले यंत्रों का उत्पादन आरंभ हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, जब देखिए अब हमें रेलवे के लिए सारा उत्पाद मिल गया। ठीक है, तो अब उसको बनाना भी तो पड़ेगा, उत्पाद को सही मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। तो हजारों की संख्या में चीनी श्रमिक जो थे उनकी नियुक्ति की गई। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इन सभी चीजों की वजह से क्या हुआ कि जो अमेरिका था वो 1890 में दुनिया की एक सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र राज्यों में विभाजित किया जा चुका था, और अब जो था वो कोई भी एक फ्रंटियर नहीं बचा था। अभी आगे हम देखेंगे ये फ्रंटियर क्या होता है। ठीक है, तो रेलवे का निर्माण, ठीक है, उसके संबंधित जो उद्योग थे उसका निर्माण, सामान का निर्माण, कनाडा अमेरिका में उद्योगों का निर्माण, साथ ही साथ चीनी श्रमिकों की नियुक्ति, कृषि क्रांति से संबंधित उत्पादनों का आरंभ किया गया, रोजगार में वृद्धि हुई। 1890 में दुनिया की जो एक अग्रणी औद्योगिक भूमिका थी वो ये निभा रहा था। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच का जो क्षेत्र था जिसे पहले फ्रंटियर कहते थे वो अब खत्म हो चुका था। तो ये थे गोल्ड रश से होने वाले बदलाव। तो समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं इंग्लिश में। व्हाट इज मीन बाय गोल्ड रश एंड एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन अमेरिका ड्यू टू गोल्ड रश। तो गोल्ड रश क्या है, इन 1840 some signs of gold were found in California, USA. This give birth to gold rush. This is the name of hustle and bustle in which thousands of eager Europeans reached America in the hope of making their future in a jiffy। यानी कि बहुत ही आसानी से अपने फ्यूचर को संभालने के लिए ये जो एक अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये जो गोल्ड रश के कुछ साइन पाए गए थे उसको लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद गोल्ड रश चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हुए गोल्ड रश के बाद, तो ये सारी चीज मैंने आपको समझाई दी है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें प्रश्न में पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मूल बाशिंदे हैं उनको जमीन से बेदखल क्यों किया गया था और उसके जो कारण थे वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले देखिए क्यों किया गया, क्यों किया गया, इसलिए किया गया। देखिए ब्रिटेन से और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस यहाँ से कुछ ऐसे प्रवासी आए, प्रवासी यानी कि जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं। तो ये वो देश है जहाँ से ये छोड़ के आए।
तो ये जब छोड़ के आए, क्यों छोड़ के आए थे? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस में ये छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सके थे। इसी वजह से ये यहाँ पर मालिक बनना चाहते थे, इसलिए अपना देश छोड़ के कहाँ गए थे? अमेरिका में। ये लोग यहाँ की जमीनों पे कब्जा करके ऐसी फसलें उगाकर जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, फिर वहां से यूरोप के साथ में ही ब्रिटेन और फ्रांस के साथ में व्यापार करके क्या करना चाहते थे? मुनाफा कमाना चाहते थे। ये जो थे वो मूल बाशिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उनके अनुसार जो मूल बाशिंदे हैं वो जमीन का उपयोग सही रूप से नहीं कर पाते हैं। जितना मुनाफे के लिए जमीन का उपयोग करना चाहिए वो नहीं कर पाते। मूल बाशिंदे जो हैं वो आलसी होते हैं और बाजार के हेतु या फिर उत्पादन, व्यापार, इन सभी के हेतु अपने जो शिल्प कौशल है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ ये जो मूल बाशिंदे हैं, ये ना तो अंग्रेजी सीख सकते हैं, ना ही तो ढंग के कपड़े पहन सकते हैं। इसका मतलब है कि ये यूरोपीय कपड़े पहनने में दिलचस्पी नहीं लेते। कुल मिलाकर ये जो लोग आए थे, कौन से? जो छोटे बेटे होने के कारण कहाँ पे? ब्रिटेन और फ्रांस में उत्तराधिकारी नहीं बन पाए थे, ये यहाँ पर आकर उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। और साथ ही साथ इन्होंने जो मूल बाशिंदे थे उनको उनकी जमीन से बेदखल करना गलत नहीं समझा, क्योंकि ये समझते थे ये आलसी हैं और पैसे के लिए, व्यापार के लिए फसल नहीं उगा पाते हैं, ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। कुल मिला के ये कहते थे ये मूल निवासी सिर्फ और सिर्फ मर खपने लायक है। ठीक है, तो मूल बासिंदों की जो जमीन से बेदखली है वो इस तरह से हुई थी। अब समझिए इसके कुछ कारण। कारण कैसे, सॉरी, तरीके समझिए। अभी तो हमने ये देखिए, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे होना चाहिए तरीके। ठीक है, उनके जो कौन कौन से तरीके थे वो यहाँ पे समझाए जाएंगे। ठीक है, तो तरीके देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी जो बस्तियां थी उनका विस्तार करना शुरू किया था जब ये शुरुआत में, आई थिंक 17वीं या 18वीं शताब्दी में जब ये अस्तित्व में आया था। जमीनों की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल निवासियों को वहां से हटाने से प्रेरित किया गया। यानी कि क्या होता था कि जमीनों की जब बिक्री कर दी, ठीक है, यानी कि साइन हो गया कि हम आपको इतना पैसा देंगे, लेकिन क्या होता था फिर? ये मूल निवासियों को उस साइन समझौते पर दस्तखत करवा लेते थे, पैसे नहीं देते थे और फिर उन्हें वहां से हटाने के लिए बाध्य किया जाता था। जमीनों के बदले दी गई कीमतें, जो पैसे थे वो जितनी जमीन होनी चाहिए थी, मान लीजिए ये जमीन जो वो 10 रुपए की है और इन्होंने बोला 8 रुपए, ठीक है, तो ये 8 रुपए भी नहीं, मतलब 10 रुपए है तो ये 8 रुपए उन्हें देते थे। धोखे से ज्यादा जमीन ले लेते पैसे देने में वादा खिलाफी। कई बार तो ये 10 रुपए की जमीन ले भी गए, ठीक है, बोले हम बाद में पैसे देंगे, लेकिन फिर बाद में पैसे भी नहीं देते थे। और साथ ही साथ पैसे देते भी थे तो जो इन्होंने 10 रुपए तय किया है उसमें से ये 1 या 2 रुपए दे देते थे। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे सीन था। साथ ही साथ एक कबीला था, चिरोकी कबीला, इसको खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज का उपयोग किया गया। कई बार क्या हुआ कि कई बार इन्होंने स्थायी तौर पर इन लोगों को अपनी जमीनें दे दी, इन्हें मूल बाशिंदों को उनकी जमीनें दे दी। लेकिन जब उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई खनिज पाया गया है, सीसा, सोना, तेल या ऐसा कोई खनिज पाया गया है, तो उन्हें उस जगह से भी बेदखल फिर से कर दिया जाता था। तो मूल निवासियों को एक कैद खाने में बंद किया जाता था जिसे कहते थे रिजर्वेशन। तो आपको तरीके भी समझ में आ गए, ठीक है। और जो कारण था, कारण क्या था? कारण ये था, यहाँ पे कारण जो है वो यहाँ से है, ये वाला, ये हो जाएगा आपका कारण और ये हो जाएंगे आपके तरीके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन 3 देखते हैं, अभी तो इंग्लिश में है। Why were the original inhabitants of the United States evicted from their land? What were the reasons responsible for that? कौन कौन से रीजंस हैं जो उनको हटाने के लिए थे और कैसे हटाया गया? तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हैं रीजन और ये हैं जो भूमिका है इस तरह से, और ये रीजंस हो जाएंगे और साथ ही साथ ये हो जाएगा आपका वे टू इविक्ट, यानी कि उनको तरीके, हटाने के जो तरीके थे उसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या यहाँ पे हमसे पूछा गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अमेरिकी लोग जो थे उनके लिए फ्रंटियर का क्या मतलब है? ठीक है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? तो फ्रंटियर के मायने में समझते हैं। सबसे पहले तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका था वो 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि मान लीजिए कि 1780 1900, मतलब 80 90 के आसपास में कि अस्तित्व में आया था।
अपने जन्म के शीघ्र बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि वर्तमान में ये जो है अमेरिका जो था, ठीक है, वर्तमान में ये कुछ इस तरह से था, ठीक है, मतलब इसका कोई वो इक्वल तो है नहीं। तो ये वर्तमान में उस समय जब अस्तित्व में आया था, तो ये अपने स्थान से वेस्ट की तरफ बढ़ने लगा था, ठीक है, जैसे ये अभी यहाँ पे है, तो ये क्या था, इस तरह से वेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, अमेरिका के लिए फ्रंटियर का मतलब होता था पश्चिम की ओर बढ़ना। फ्रंटियर, फ्रंटियर क्या है, फ्रंटियर एक रेखा है, एक सीमा है कि ये जो है वो हमारी एक सीमा है और ये यहाँ से क्या करते थे, इधर बढ़ते चले जाते थे, ठीक है। अब मान लीजिए ये सीमा इसके अंदर आ गई तो अब ये और इधर बढ़ते चले जाते थे, अब ये सीमा यहाँ तक पहुंच गई फिर ये और इधर बढ़ते चले जाते थे। तो यही चीज यहाँ पे भी समझाई गई है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो पश्चिमी सीमा जो मतलब जो उसकी पश्चिमी सीमा थी वो फ्रंटियर वो खिसकती जाती थी, आगे विस्तार होता जाता था। विस्तार के लिए उन्होंने क्या किया, क्षेत्रों को खरीदा, युद्धों का सहारा लिया। कई बार तो ये क्षेत्र को खरीद लेते थे और अगर नहीं कोई बेचता था या फिर जमीन कोई नहीं देता था तो युद्ध भी कर लेते। क्षेत्र को जब खरीदते थे या बेचते थे तो वहां के मूल निवासियों से कभी स्वीकृति नहीं लेते थे, जो एक कबीला होता था बस उससे स्वीकृति ले लेते थे। और हमेशा जो अगर कोई इनके कबीले का, मान लीजिए कि ये अमेरिकी वासी हैं, ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें कबीला कबीला दिखा कि यहाँ पे जो है हम अपना विस्तार करेंगे, तो ये इसके कबीले के सरदार से बात कर लेते थे। और कई बार जो सरदार के लोग थे वो इसे नहीं मानते हैं, तो वो क्या करते थे, उनकी स्वीकृति नहीं लेते थे, क्योंकि जब सरदार से ले लिया, सरदार आपने चुना है तो इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। और कई तो ऐसा होता था कि जो जिनकी अपनी स्वयं की जमीन है, ठीक है, कोई बंदे हैं यहाँ पे 10-15 रहते हैं, इनकी स्वयं की जमीन है तो उनकी जमीन को ये ऐसे ही हड़प लेते थे और कई बार ये नहीं देते हैं तो उनसे युद्ध भी कर लेते थे। तो ये विस्तार के इनके कुछ तरीके थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर के खिसकने के साथ साथ वहां के स्थानीय सरहद वासियों को पीछे की तरफ खिसकने हेतु विवश किया गया। यानी कि जब से इनकी जो ये फ्रंटियर सीमा थी ये खिसकती चली जा रही थी, तब से क्या हुआ, यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय सरहद वासी थे फ्रंटियर के, वो और पश्चिम की तरफ खिसकने लगे थे। तो ये है अमेरिका के लिए फ्रंटियर के मायने। फ्रंटियर का मायना है कि पश्चिम की ओर बढ़ना, चाहे आप युद्ध का सहारा ले, जमीन को खरीदें, कुछ भी करें, बस आप पश्चिम की तरफ बढ़ते रहें। What did frontier mean to Americans? अमेरिकन के लिए फ्रंटियर के क्या मायने हैं? सिंपल सा आंसर ये हो जाएगा। तो समझ में आ गया आप सभी को। आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी महत्वपूर्ण है, काफी बड़ा प्रश्न है ये। इसमें पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया के जो मूलवासी थे इनकी आपको चर्चा करनी है, साथ ही साथ एक बदलाव की जो लहर आई थी वो कैसी थी इसे समझाना है। अब इसके अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहां के मूल निवासियों की विशेषताओं को बताइए। साथ ही साथ ऐसे पूछेगा 1970 के दशक में आई बदलावों की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इन तीनों ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक ही बनेगा। कैसे कैसे, देखिए सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में जो कुछ विशेषताएं हैं आप वो बता देंगे। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास का एक खास इतिहास रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि जो आदि मानव थे, जैसे हम हमारे जो पूर्वज थे, वो सबसे पहले यहीं आए थे, एबरनीज, ठीक है। सबसे पहले तो नहीं, मतलब इनका इतिहास यहाँ से भी रहा है 4 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद 1770 में जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश व्यापारी थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे और लगभग 18वीं शताब्दी तक यहाँ के जो समुदाय थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूलवासियों के समुदाय थे 350 से 750 तक, कम से कम 350 और ज्यादा से ज्यादा 750 हुआ करते थे। इन्हीं समुदाय में कई सारी भाषाएं बोली जाती थी और वर्तमान में भी जो इन 350 से 750 समुदायों में जो भाषाएं बोली जाती थी उसमें से 200 भाषाएं आज भी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। यानी कि वहां पे भाषाओं में विभिन्नता बहुत है। हमारे भारत में कितनी भाषा है? 21 भाषा है, ठीक है, 21 नहीं 22 है, सॉरी। उसके बाद यूरोपीय लोग जो थे उनके आगमन को सभी मूल निवासी खतरे की तरह नहीं देख पाए। यानी कि जब ये यूरोपीय लोग जो थे वो 1770 में हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, तो यहाँ के मूल निवासी जो थे वो ये समझ नहीं पाए थे आखिर अब हमारे साथ क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि वह इस चीज का अनुमान नहीं लगा पाए 19वीं और 20वीं शताब्दी के दरमियान कीटाणुओं के असर से,
अपनी जमीनें खोने के चलते वह आबादकारों के साथ लड़ाइयों में लगभग 90% मूल निवासियों ने अपनी जो जान थी वो गंवा दी थी। यानी कि जब 19वीं और 20वीं शताब्दी के दरमियान कीटाणुओं की एक महामारी आई थी, तो उस समय ये लोग जो थे ऑस्ट्रेलियन लोग जो मूल निवासी थे, वो अपनी जमीन खो बैठे थे और उसके लिए युद्ध कर रहे थे। और इन सभी का कारण कौन था? इन सभी का कारण था यूरोपीय लोग, ठीक है। उसके बाद खेतों में काम करने वाले जो लोग थे, वो दास प्रथा से ग्रस्त मानते थे, जिसके बाद अप्रवासी चीनियों से सस्ता श्रम उपलब्ध कराया, लेकिन गोरों ने इनके आने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि देखिए क्या था, खेतों में काम करने वाले जो लोग थे, वो खुद को प्रथा से ग्रस्त मानते थे, यानी कि खुद को दास प्रथा के अंतर्गत मानते थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो अप्रवासी हुआ करते थे, ठीक है, अप्रवासी चीनी, जो चीनी अप्रवासी थे, ऑस्ट्रेलिया, चीनी, जापान ऐसी, तो जो चीनी लोग थे वो यहाँ पे आने लगे और उन्होंने बहुत ही सस्ता श्रम यहाँ पे उपलब्ध कराया। लेकिन जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने इन चीनियों के आने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। आर्थिक स्थिति की बात कर लें तो भेड़ों के विशाल फार्म और खाने, उसके पश्चात मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग और गेहूं की खेती एक लंबे अवधि तक परिश्रम करके विकसित की गई थी। यानी कि आर्थिक स्थिति सुधारने में यूरोपीय लोगों ने काफी अहम योगदान निभाया था। भेड़ों की विशाल फार्में और खाने, इनका उपयोग किया गया, इनकी मतलब कि विकास किया गया। साथ ही साथ मदिरा बनाने हेतु अंगूर के बाग, गेहूं की खेती के लिए एक लंबी अवधि, इस तरह का कोई मतलब बहुत सारे परिश्रम जो थे वो यहाँ पर किए गए, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की विशेषता। अब समझिए आगे। अब आती है इसमें मेन बात, जो कि है बदलाव की लहर। बदलाव की लहर से हमारा क्या तात्पर्य है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एक नए रूप में चाहने की मतलब समझने की चाहत जगी। कैसे? तो यहाँ पे देखिए 1970 का दशक, इसी की बात हो रही है ना, 1970 के दशक की। तो 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, उनको एक नए रूप में जानने की चाहत जगी। मूल निवासियों को अपनी जमीन के साथ आदर से देखा जाने लगा। उनकी जो जमीन थी, अब उन्हें इसके साथ मतलब अब आदर से उन्हें समझा जाने लगा कि हाँ भाई, इन्हें भी सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि जमीन इनके पास भी। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में देखा, यानी कि जो मूल निवासी थे, उन्हें अब ऐसा देखा जाने लगा कि ये मूल निवासी जो इनकी अपनी एक अलग अलग संस्कृति होती है। कैसे? क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे 300 से 350 तक समुदाय हैं, 200 भाषाएं बोली जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे धर्म भी, संस्कृति भी अलग अलग बहुत सारी होंगी। मूल निवासियों ने अपना इतिहास जो था, पहले ये नहीं लिखते थे, लेकिन 1700, एक सेकेंड, अभी कौन सा हमने दशक देखा था यहाँ पे, 1970 के दशक तक ये जो इन्होंने अपना इतिहास था वो यानी कि लेखन कार्य शुरू किया था। उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय खोले गए, संग्रहालय में उनकी कलाकृतियां को जगह दी गई। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो लोग थे, उनको समझने के लिए, उनकी संस्कृति को समझने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय खोले गए और उनकी कलाकृतियों को रखा गया। मूल निवासियों की धरोहर जैसे कि कथाएं, कपड़ा साजी, चित्रकारी और हस्तशिल्प, इनको भी ऐसे विश्वविद्यालय और जो म्यूजियम वगैरह होते थे, इनमें रखा गया। प्रकृति, देखिए अब इनकी एक ऑस्ट्रेलियन जो ये मूल निवासी थे, इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि ये जलवायु को समझने में, हालांकि पढ़े लिखे बहुत कम थे, ठीक है, कुछ ही पढ़े लिखे थे जो कि अपना इतिहास लिखना इन्होंने शुरू किया था, कुछ ही थे। लेकिन जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो एक जैसे प्रकृति और जलवायु को समझने की विशिष्ट पद्धतियों को पहचान सकते थे। उन्हें पता चल जाता था कि कब भूकंप आने वाला है, कब यहाँ पे सुनामी आने वाली है, कब सूखा पड़ने वाला है। मूल निवासियों की संस्कृति की तो आदत दिया गया। तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे आपके, जो बदलाव की लहर आई थी उसके बारे में, ठीक है। अब समझिए इसे इंग्लिश में। डिस्कस द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड डिस्क्राइब द वेव ऑफ चेंज इन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इससे इस तरह से पूछ सकता है और इस तरह से। तो ये मैंने आपको बता दिया किस किस तरह से एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। अब समझिए इसके आंसर। तो आंसर कैसे लिखेंगे? नेटिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर जो है वो आप इजीली इस तरह से लिख सकते हैं। नेटिव कौन कौन से थे, किसके बारे में लिखेंगे, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे इजीली सारे के सारे लिख देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद वेव टू चेंज ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो एक बदलाव की लहर आई थी उसके बारे में लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे और बचता है, जो कि मूल निवासियों के किसके बारे में है? समाज में तो धारणाएं फैली हुई थी, ठीक है, उसके बारे में। तो देखते हैं कौन कौन सी धारणाएं फैली थी। सबसे पहली धारणा थी कि मूल निवासी जो थे वो असभ्य थे।
18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोपीय लोग जो थे, जो कहाँ पे यहाँ पे आए थे उत्तरी अमेरिका में, तो ये ऐसा मानते थे कि ये जो लोग हैं वो असभ्य है, क्योंकि एक सभ्य मनुष्य की पहचान होती थी संगठित धर्म, शहरीपन के आधार पर ही कार्य करते थे। लेकिन अमेरिकी मूल निवासी जो थे वो उन्हें ऐसा करता हुआ नजर नहीं आए थे, इसीलिए उन्होंने कहा मूल निवासी असभ्य हैं। जहाँ जैक रूसो के विचार, उद्दत, उत्तम, जंगली, यानी कि ये जो लोग थे वो उद्दत यानी कि एक तरह से कह सकते हैं काफी अच्छा काम नहीं करने वाले, जंगली, इनकी सोच अच्छी नहीं थी। ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अच्छे होते थे। यानी कि इन्होंने एक व्यंग्य कर दिया कि जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर दिमाग नहीं है, जो जंगली दिखते हैं, जो किसी भी संस्कृति को मानते नहीं है, जो हमारी मॉडर्न संस्कृतियों से नहीं अपनाते, तो ऐसे लोग जो थे, ठीक है, उन्हें ये क्या कहते थे, ये किसी के काबिल नहीं है क्योंकि ये सभ्यता की विकृतियों से अछूते हैं। फिर आता है विर्ट्सवर्थ के विचार। ये कहते हैं वे जंगलों में रहते हैं जहाँ काल्पनिक शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या पुरस्कृत करने के अवसर बहुत कम है, जिसका मतलब यह है कि प्रकृति के निकट रहने वाले की कल्पना शक्ति भावना अत्यंत सीमित होती है। यानी कि ये जो लोग थे, मूल्यवासी जो हुआ करते थे, ठीक है, ये कहाँ रहते थे, जंगलों में। अब जो जंगलों में रहते हैं तो सिंपल सी बात है कि इनकी जो कल्पना शक्ति है वो कम है, प्रकृति के आसपास रहते हैं तो इनमें विकास की भावना नहीं उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीजें किसने कही हैं, विर्ट्सवर्थ के द्वारा। तो ये आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे दो अभिव्यक्ति और हैं, वो कौन कौन से हैं, देखिए एक है जेफरसन, ठीक है, जेफरसन। इन्होंने कहा था इनका सपना एक ऐसे देश का जो छोटे छोटे खेतों वाली यूरोपीय लोगों से आबाद था, मूल निवासी जो अपने जरूरतों के लिए फसलें उगाते, न बिक्री के लिए न मुनाफे के लिए, और जो जमीन का मालिक बनने को गलत मानते थे, इस बात को नहीं समझ सकते थे। यही चीज उन्हें जेफरसन की निगाह में असभ्य बनाती थी। यानी कि ये जेफरसन जो थे वो मूल निवासियों को असभ्य कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि ये जो लोग थे वो जरूरतों की अपनी फसलें नहीं उगाते थे, ना ही बिक्री के मुनाफे के लिए, ना ही तो जमीन का मालिक बनना, ये गलत समझते थे। तो इन्हीं 3 कारणों की वजह से जेफरसन को ये मूल निवासी कैसे लगते थे, असभ्य। फिर आती है दास प्रथा। दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में कई दलीलें दी, उसमें से एक थी अमानवीय प्रथा। मतलब उसे जो दास प्रथा थी इसे अमानवीय प्रथा बताया गया। यहाँ पे हाँ 18 होना चाहिए, 1861 से 1865 दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच युद्ध हो गया। यानी कि देखिए, जब दास प्रथा के बारे में यहाँ पे जब आप पॉइंट लिखेंगे, ये एक अलग सा पॉइंट है, यहाँ पे विचार तो आपको यही 4 लिखने हैं, लेकिन जब और ये थोड़ा 6 मार्क्स में पूछा जाए तब आप ये एक पॉइंट दास प्रथा का लिख देंगे, ठीक है। इसे एक अमानवीय प्रथा बताया गया और ये 1861 है, याद रखिएगा। और जब भी दास प्रथा को बात रखने की बात आई तो दोनों के बीच में युद्ध हो गया, जो पक्ष विपक्ष के थे, और जो दास प्रथा के विरोधी थे उनकी जीत हुई। यानी कि जो दास प्रथा के पक्ष में नहीं थे, जिसे खत्म करना चाहते थे, उनकी जीत हुई, दास प्रथा खत्म हो गई। अफ्रीका में 20वीं सदी में स्कूलों तथा ट्रेनों, बसों, उनको अलग रखने की जो व्यवस्था थी वो भी समाप्त हो गई। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म हो जाता है। इंग्लिश में देखते हैं, मैनी beliefs were spread in the society towards the native. Explain how is it? तो सबसे पहले लिख देंगे नेटिव सिविल थॉट्स ऑफ जैन जैक्विस रिशन विट्सवर्थ थॉट्स, एंड उसके बाद लिख देंगे आप जेफरसन थॉट्स एंड सिलेबरी, यानी कि दास प्रथा। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन पेपर बोल दिया मैंने, क्वेश्चन पेपर की वीडियो तो मैं बहुत सारे डाल रहा हूँ, तो उसे भी जाके देखिएगा, चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आज की हमारी ये वीडियो बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही और भी हेल्पफुल कंटेंट जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।